गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैंड्रिन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो एग्जाम्स आपके डोर पे है। 5 तारीख और 6 तारीख के लिए आपके एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं और अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बहुत अच्छी प्रिपरेशन की। स्पेशली ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने इस एग्ज़ाम्स के लिए अपने आप को पिछले 5, 6, 7 महीने से झोंका है, तैयारी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी लास्ट टाइम की कमिटमेंट में कुछ कमियां रह गई थी, उस पर उन्होंने काम किया है और जो लेटेस्ट पैटर्न बदला है उस ट्रेंड को पकड़ के अच्छे टेस्ट लिखते हुए मेहनत करके तैयारी की है। आज इस लास्ट कड़ी में हम मैंड्रिन परिवार की तरफ से आपके साथ खड़े हैं और हमारा ये फर्ज बनता है कि एग्जाम्स का प्रेशर झेलना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। कई बार बहुत अच्छी प्रिपरेशन होने के बाद लास्ट मोमेंट में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जिस कारण से वो जो हमने एक लंबे दौर के अंदर तैयारी की है उस तैयारी का हमको रिजल्ट नहीं मिल पाता जिसके लिए हम हकदार होते हैं। ऐसी गलतियां ना हो, उन चीज़ों पे कैसे ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है इस एग्ज़ाम के बाद फिजिकल होगा, इंटरव्यू होगा, लेकिन जो आपका फाइनल सिलेक्शन है, जो आपका फाइनल मेरिट है, वो ये रिटन पेपर है जो आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों डिसाइड करेंगे। तो इसमें हिंदी की भी उतनी ही अहमियत है जितनी जीके है, जीएस की है। तो दोनों पेपर के लिए आपको किस प्रकार से खुद को एग्जाम हॉल में जब आप बैठे हैं तो कैसे पेपर को देखें, इन 3-4 दिन के अंदर 1 से 2 घंटा आप कैसे दें कि मुझे एग्जाम में कैसे पेपर को सॉल्व करना है, उसको अभी कैरी फॉरवर्ड करके लेके जाओगे तो वहां पे कोई इश्यू नहीं आएगा, परेशानी नहीं होगी। एग्जाम्स हैं, सरकारी स्कूल्स के सेंटर्स होते हैं, कई बार आपको बेंच अच्छी नहीं मिलती, मौसम चेंज हो रहा है, गर्मियां हैं तो पानी की व्यवस्था वगैरह होती है, परंतु कई लोगों को पंखे नहीं मिलते, लाइट्स एडिक्वेट नहीं होती। तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान। इस बार अच्छी बात यह है कि एग्जाम का जो टाइमिंग है वो 11 बजे से लेकर के 1 बजे और सेकंड शिफ्ट है वो आपकी 3 बजे से। तो उससे ये आपको एक जरूर फायदा है कि सनलाइट का इतना इशू नहीं रहेगा। कई बार जल्दी एग्जाम होते हैं तो हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स के रूम्स होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं और लाइट्स होती है वो आज भी LCD लगी होती है, तो उसका क्या है, बहुत कम इफेक्ट रहता है। तो इस चीज़ों को भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। अब एग्जाम में क्या ध्यान रखना है, कौन सी गलतियां नहीं करनी है जो हमारे सिलेक्शन को किसी प्रकार से रोक दे, उसके बारे में बात करें। उस चीज को बताने के लिए मेरा आपसे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि सबसे पहले आप इसको देखें। ये जब हमने स्टार्ट किया था उस टाइम भी हमने बात की थी कि सर सिलेबस के अंदर किस किस पोर्शन से क्वेश्चंस आते हैं, और हम मान के चलते हैं कि ये सब इंस्पेक्टर के लास्ट जो मेन आपका 2021 और उससे पहले वाली वैकेंसी, उन दोनों के अंदर कितने कितने क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट से आए। यहाँ पे इस चीज को वापस इसलिए लेके आ रहे हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट आज के टाइम में जीके जीएस को क्लियर करना है, क्योंकि रिसेंटली जिस प्रकार से रिजल्ट आए हैं उससे हमें ये मालूम चला है अगर आप जीके जीएस में एक अच्छा स्कोर, डिसेंट स्कोर हासिल कर लेते हैं तो आपका फाइनल कॉल भी हो रहा है। तो हमें ये गलती नहीं करनी है, जीके जीएस के पेपर को सीरियस लेना है, उसमें किसी प्रकार की मिस्टेक्स नहीं होनी। देयर इज नो डाउट कि हिंदी का जो पेपर है वो आपकी अल्टीमेट फाइनल मेरिट के लिए आपको ऊपर की तरफ लेके जाएगा। वहां कभी भी ऐसा इश्यू नहीं हुआ है कि आपके 40% से मार्क्स कम आए हैं, पेपर क्लियर नहीं हो रहा है। वो हमेशा आपको मेरिट बनाने में हेल्प करता है, परंतु उससे इंपॉर्टेंट है कि जो सेकंड पेपर है जीके जीएस उसमें कोई चूक ना हो, कमी ना हो। तो कैसे जो क्वेश्चन पेपर्स के भाग हैं उनको किस ढंग से हम एग्जाम के हॉल में उसको अटेंड करें, किस ऑर्डर से उसको अटेंड करें, इवन किस पोर्शन को किस प्रकार से हमको अटेंड करना है, OMR में कब बोले, किसके भरने, ये सारी चीजें ध्यान रखनी। सबसे अच्छी बात क्या है वर्तमान कंटेक्स्ट में, और वो बात ये है कि सर प्रेजेंटली आपको 2 घंटे वैसे ही मिलते हैं और इसमें आपके 100 ही क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन है आपके 100 क्वेश्चन है। जो 100 क्वेश्चन इस बार है, इस 100 क्वेश्चन के लिए आपके पास एम्पल टाइम है। 100 अगर करें तो एम्पल टाइम, क्योंकि यहाँ पे अगर दिमाग लगाना है उसके लिए 2 ही पोर्शन है, एक है आपका मैथ और एक है आपका रीजनिंग। तो इन दोनों के अंदर, मैथ और रीजनिंग के अंदर आप जानते हैं कि आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो मैथ के सवाल लगभग 5 आते हैं, रीजनिंग के सवाल लगभग 5 आते हैं, तो इन दोनों सवालों के लिए आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए। बाकी ये जो पोर्शन है जिसके अंदर आपको फैक्चुअल डाटा आता है उस क्वेश्चन को आप आराम से टाइम करके अपने लिए टाइम सेव कर सकते हो। वो सेव किया हुआ टाइम ना सिर्फ मैथ और रीजनिंग में बल्कि आज के कंटेक्स्ट में जिस प्रकार से इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन बन रहे हैं, इंडियन पॉलिटी क्वेश्चन बन रहे हैं, वहां भी चाहिएगा। इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन प्रथम दृष्टया सही करने के बाद भी अगर आपका पेपर हो जाता है उसको दोबारा आके देखना है, उसमें OMR शीट में गोले भरने से पहले आपको उसके ऊपर एक सेकंड थॉट लेना है, अगर समय अलाउड करता है, और जनरली ऐसा होता है इस पेपर के अंदर कि आपको टाइम अलाउड करेगा, तो इसके ऊपर आप मेहनत कर सकते हो। ये रिवॉर्डिंग है। कुछ लोगों को कमजोरी होती है, इनको मैथ नहीं आता, पर मैं ये मान के चलता हूँ कि काफी लोगों ने मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस की होगी। यहाँ पर अगर आपको टाइम मिलता है तो इवन अगर आप क्वेश्चन से सॉल्व नहीं कर रहे, फॉर्मूलेज आपको याद नहीं हो रहे, तो आप क्या कर सकते हो, ऑप्शंस को पुट कर करके भी आंसर्स निकाल सकते हो। तो ये वो टेक्निक्स हैं जिनके माध्यम से हम अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको एलोबरेट डिस्कशन करेंगे। देखिए
हम जानते हैं कि राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर और इतिहास जहां से जो प्रश्न आते हैं बहुत ही फैक्चुअल होते हैं। हाँ, इस बार का जो प्रश्न पेपर आएगा उसमें कोई डाउट नहीं है, आपको मल्टीपल स्टेटमेंट्स दिए होंगे और उन मल्टीपल स्टेटमेंट्स के अंदर आपको ए बी सी में से कौन सा सही है कौन सा गलत उसको पहचानना है। तो यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर के अंदर डाटा फैक्चुअल आएगा और अगर आपको उसके बारे में पता है तो विदाउट वेस्टिंग आप अपनी जो ओएमआर की सीट है उसके अंदर बढ़िया ढंग से गोले भर सकते हैं। अदरवाइज अपने क्वेश्चन पेपर के अंदर क्वेश्चन पेपर को 100 सवाल है उसको 5 ब्रैकेट में तोड़ दें। टोटल क्वेश्चंस कितने हैं आपके? भाई हमारे क्वेश्चंस टोटल 100 है। यदि आपके टोटल 100 क्वेश्चंस है तो आप क्या कर सकते हैं, इस पेपर के टोटल 5 टुकड़े कर सकते हैं। एक तरीका है कि 5 टुकड़े कर दें। इन 5 टुकड़ों में पहला आपका होना चाहिए 120 सवाल, दूसरा होना चाहिए सर मैं 21 से लेकर के 40 तक, तीसरा होना चाहिए कि मैं सर 41 से लेकर के 60 तक, चौथा होना चाहिए कि आपका 81 से लेकर के 60 हो गया 61, 61 से लेकर के 80 और लास्ट वाला होना चाहिए 81 से लेकर 100। तो ये 1 2 3 4 5 ये 5 ब्रैकेट इसलिए बताए क्योंकि इन 5 ब्रैकेट में आप इसको हल करें, हल करने के बाद फिर इसको जाकर के आप अपनी ओएमआर शीट के अंदर गोले भर सकते हैं। इससे क्या होगा, आप प्रेशर में भी नहीं आते, आप आराम से करते रहते हो, आपको मालूम भी चलता है। और एक चीज याद रखिएगा हमेशा, जब आपके पास 2 घंटे हैं, आपके पास कितने घंटे हैं? 2 घंटे, यानी कि 120 मिनट है और 120 मिनट में आपको क्वेश्चंस करने हैं 100। तो आप यहाँ पे देखिए 100 क्वेश्चंस है। अगर मैं नॉर्मली अगर यहाँ पे मैथ और रीजनिंग के सवालों को बाहर निकाल दूं, हमने यहाँ से 10 सवाल कौन से मैनेज कर दिए, मैथ के और रीजनिंग के, तो अपने पास पीछे सवाल बनते हैं 90। अब ये जो 90 क्वेश्चंस आपके पास बचे, इन 90 क्वेश्चंस के यहाँ पे आप देखो, अगर इन क्वेश्चंस में आपको एक भी सवाल के अंदर लगभग 30 सेकंड से ऊपर टाइम नहीं लगता है जनरली, किसी में 40 लग सकता है, 35 लग सकता है, क्योंकि जिन प्रश्न की जानकारी आपसे पूछी गई है अगर उसके बारे में पता है तो आप उसको आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। 30 सेकंड, 40 सेकंड, 45 सेकंड ले लो। लेकिन ये जो क्वेश्चन है 90 क्वेश्चन, ये किसी भी सूरत में आपसे 75 मिनट से 80 मिनट से ऊपर टाइम नहीं लेंगे। मैं उन सवालों की बात कर रहा हूं जिनके आपको उत्तर आते हैं, मैं उन सवालों की बात कर रहा हूं जिनको आप अटेंड कर सकते हो। तो मैक्सिमम 75 मिनट्स के आसपास लेगा। और दूसरा एक चीज आपको ध्यान रखना है, आपके टोटल पेपर के अंदर 100 क्वेश्चन है, तो इन 100 क्वेश्चंस में से ये मान के चलिए जो प्रेजेंट का पैटर्न है, एग्जाम का लेवल है, उस हिसाब से 100% कोई कितना भी अच्छा पढ़ा लिखा हो, उसने कितनी मेहनत करी हो, परंतु ये मान के चलिए कम से कम आपके सामने 9 से 10 सवाल ऐसे आएंगे जिन क्वेश्चंस को आपका दिल करेगा कि मैं इन्हें छोड़ दूं। जब आप इन क्वेश्चन को छोड़ देंगे तो टोटल 100 में से 10 चले गए, बचे 90 ही क्वेश्चन। भाई सही ढंग से तो हमें इन 90 सवालों को अटेंड करना है। मैं 90 क्वेश्चन आपके लिए कोई लिमिट नहीं बता रहा हूं कि आपको 90 क्वेश्चन ही करने, परंतु एक लॉजिकल ये बात बोलती है कि सर 100 में से 10 क्वेश्चन इतने टफ आएंगे, या तो मेरे को उनकी जानकारी नहीं है और या फिर मैं उनको करने में समर्थ नहीं हूं क्योंकि इसका कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा सा टफ लग रहा है मुझे। तो ऐसे आपके टोटल कितने 10 सवाल बच गए। तो टोटल आपके सवाल 100 थे, लेकिन इफेक्टिवली मैं 90 करने में समर्थ हूं। तो मेरा एफर्ट्स इन प्रश्नों पे ध्यान देने का है, ना कि जो मुझे मेरा एफर्ट इन 100 सवालों पे देना है। और ये 9-10 क्वेश्चन कैसे मालूम चलेंगे, पेपर करते करते आपको एहसास हो जाएगा। तो वो 10 क्वेश्चन ऑटोमेटिक साइड छोड़ के वो समय आपको उन प्रश्नों पे वेस्ट ना करके बचाना है, उन समय को आपको बचाना है। अगर आपके पास समय रहेगा तब तो आप लास्ट में कर सकते हो ना, समय नहीं रहेगा तो इन 90 क्वेश्चंस के ऊपर किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। अब इन 90 क्वेश्चंस में से मान के चलिए आप 5 रीजनिंग के हैं सर और 5 मैथ के हैं, तो भाग दौड़ में क्यों करना। जिनको मैथ आती है, जिनको रीजनिंग अच्छी आती है, उनके लिए बहुत बढ़िया है। हालांकि रीजनिंग के सवाल भी इतने आसान नहीं आते हैं। कई बार क्या होता है, हम सॉल्व करते हैं और हमें लगता है कि आंसर सही है और फिर हम ओएमआर भरते हैं, बाद में लगता है कि अरे यार वो मेरे से गलती हो गई, मैंने वहां एक ट्राइंगल काउंट नहीं किया, मैंने उसको थोड़ा सा ढंग से रीड नहीं किया, उस सीरीज को मैं सही ढंग से कर नहीं पाया, आंसर शायद वो था। तो इस तरह की गलती ना हो, तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि यहाँ आप 75 मिनट 80 मिनट में इन सवालों को सॉल्व कर रहे हो, आपके पास टोटल 120 मिनट है, तो आप इन 10 प्रश्नों को एटलीस्ट कम से कम भी 20 मिनट दे सकते हैं। और 20 मिनट में आप ऑप्शंस लगा लगा के सॉल्व भी कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम में जो आपसे हो रहे हैं, बाकी आप उनको समय दे करके नेक्स्ट सेकंड सीरीज के अंदर इन प्रश्नों को टाइम देके कर सकते हो। और एडिशनली आप जानते हैं कि सब इंस्पेक्टर के पेपर में 120 मिनट के बाद में आपको एडिशनल 10 मिनट्स मिलते हैं। और वो 10 मिनट्स इसलिए मिलते हैं कि अगर आपका कोई भी ओएमआर के अंदर आपने गोला नहीं फिल किया है, उसको आप फिल कर सकें। जो आपका 5th ऑप्शन है, अगर वो फिल करना है तो वो फिल कर सकते हैं।
तो ये चीजें दिखाती है कि अगर सही ढंग से टाइम को मैनेज किया जाए, उस टाइम मैनेजमेंट के साथ आपके पास जीके जीएस में एक टाइम बचेगा, और जो टाइम बचेगा उसका बेनिफिट आप कहां ले सकते हैं? तो मेन कोर एरिया है सर मैथ, दूसरा है सर रीजनिंग, तीसरा सर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है आजकल जो हमारी इंडियन पॉलिटी है उसके अंदर जो एनालिटिकल सवाल आ रहे हैं, कंसेप्चुअल सवाल आ रहे हैं, उसको हम टारगेट करके, ये तीन तो सर एक मेन कोर एरिया हो गया जहां पर बचे हुए टाइम से थोड़ा सा समय दे करके इन क्वेश्चंस को हम बेटर तरीके से अटेंड कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो बेटर अटेंड करेंगे उसका रिजल्ट आंसर आपको फायदा ही देगा। एक चीज होगी। दूसरा, इंडियन पॉलिटी की बात क्यों की, उसके लिए मैं आपको 2-3 चीज दिखा देता हूं। आपको एक बात समझनी होगी। आप ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दिख रहा है आपके सामने। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्या लिख रहा है आप पढ़िए एक बार, कि भारत के संविधान की उद्देशिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आइए आपसे कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही पूछ रहा है। पहली बात तो गलत सही उसको अच्छे से गोला करना है। दूसरा, तो आपको मालूम चला कि भारत के संविधान की उद्देशिका के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पढ़ते हैं। उद्देशिका प्रियम्बल पहला ही पोर्शन है। ओके, पंथ निरपेक्ष जो शब्द है वो समाजवादी शब्द से पहले आता है। अगर आप जब भी कोई प्रश्न पढ़े, आपने पढ़ रखा है तो कोशिश करें कि वहां से सॉल्व करते जाएं। ऐसा नहीं कि पूरा पढ़ा उसके बाद। इसमें से सबसे अच्छी टेक्निक होती है कि जो स्टेटमेंट आपको गलत लगे उसको पहले कट करना है, एलिमिनेट करना है। जब आप उसको कट करेंगे, अपने ज्ञान से सही को पहचानने से बेहतर है इसमें से कौन सा गलत है उसको काट के डिस्कार्ड करो। यहां पर आप जब देखेंगे कि सर पंथ निरपेक्ष शब्द समाजवाद सबसे पहले आता है, तो आपको बेसिकली थोड़ा सा, हाँ सर क्या है हमारी प्रस्तावना, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, आगे उसके बाद कैसा सर, सर एक हमारे पास किस प्रकार का समाज है, सर हम चाहते हैं कि एक समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना है। तो ये आपको शब्द क्लियर हो गया कि सर हाँ सर ये तो पहले नहीं आता है, नहीं आता तो उसको आप कट करो। समझ गया। जब प्रियम्बल पढ़ेंगे तो आपको वो लाइन हूबहू याद होनी चाहिए, और ये चीज दिखाता है कि हमें क्यों प्रियम्बल आना चाहिए। आपको उसके अमेंडमेंट्स याद हैं, आपको उसकी डेट याद है, परंतु ये देखो कितना सिंपल कितना सवाल है और कितना ब्यूटीफुली इसको एडजस्ट किया। अगला, न्याय जो शब्द है वो समता सबसे पहले आता है। तो समता कहाँ आता है? समता हमारे चौथे पैरा के अंदर है प्रियम्बल में, जबकि न्याय हमारे राज्य की परिभाषा के अगले में ही हम न्याय सुनिश्चित करते हैं, सामाजिक आर्थिक। तो वो जो आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय की बात करते हैं, वो न्याय शब्द कहाँ आता है? पहले आता है। तो सर ये स्टेटमेंट सही है। तीसरा क्या है? बंधुता शब्द है वो स्वतंत्रता शब्द के बाद आता है। तो स्वतंत्रता हमारे पहले ही आ रखी है तीसरे स्टांजा में, जबकि बंधुता सबसे लास्ट के अंदर है। तो ठीक बोल रहा है सर, बंधुता शब्द है वो स्वतंत्रता शब्द के बाद आता है। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। तो पहला तो पहले गलत हो गया था। अब इसको करने से पहले, ये तो हालांकि तीनों स्टेटमेंट पढ़ लिए, लेकिन जैसे ही आपको मालूम चला कि मेरा पहला स्टेटमेंट गलत है, ये कट, ये कट, ये कट, आपका ये आंसर हो गया। पहला इधर भी लिखा, पहला इधर भी लिखा, पहला इधर, पहला है ही नहीं। तो आप इस प्रकार से एलिमिनेशन से यहाँ 2 पढ़ने की जरूरत नहीं थी। और इस प्रश्न में गंभीरता भी है। आपने थोड़ा सा समय दिया एक स्टेटमेंट, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पहले ही स्टेटमेंट को गलत कर दें। अगर पहले ही स्टेटमेंट को आपने मान लिया कि ये सही है, तो फिर सारी गड़बड़ हो जाएगी। फिर आपको वहां समय भी देना पड़ेगा और इसका रिवॉर्ड भी नहीं मिलेगा। एक छोटा सा प्रश्न दिखाता है कि पहले स्टेटमेंट से पॉलिटी में चलना है और उस स्टेटमेंट पे गौर फरमाना है, सही ढंग से रीड करना है जिस स्टेटमेंट के बारे में आपको जानकारी। अब है तो सिंपल सर, पंथ निरपेक्ष समाजवाद, तो वो सारे शब्द हैं, उनको क्रोनोलॉजी की सेट करो। अगर किसी को लगता है मेरे से नहीं आ रहा ना, तो कम से कम लिख दो वहां पे। पूरा प्रियम्बल नहीं लिखना है, वो 5 शब्द लिखने हैं, और उस 5 शब्दों को लिखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा भाई हाँ क्या है कि नहीं है। इसमें ये पूछा, अगले में और दूसरे शब्द पूछ ले, पैटर्न ये हो सकता है। तो इस प्रकार से अगर पहला गलत तो फिर हमारा आंसर सही बैठता है। तो ये पॉलिटी में ऐसे प्रश्न आएंगे। यहाँ हम कंटेक्स्ट की बात नहीं करेंगे कि प्रश्न है क्या, कहां से आया, क्या है नहीं। हम ये मान के चलते हैं जो आपने पढ़ा, उस पढ़ने की एप्लीकेशन को हमें एग्जाम में कैसे इस्तेमाल करना। इसके बाद मैं एक और पॉलिटी का आपको सवाल दिखाता हूं। क्वेश्चन ये देखिए आप, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहां पर भी सही पूछा है, और इसने बोला है कि संविधान का जो 106वां संशोधन है उसके द्वारा लोकसभा और राज्यसभा के अंदर महिलाओं के लिए स्थानों या सीटों के आरक्षण के लिए उपबंध है। तो भाई हमें ये पता है कि 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत है। साल 2023 के अंदर जो गवर्नमेंट लेके आई इसको। हालांकि हमें लगभग 100 से लेके 106 तक जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो पता होने चाहिए। अब ये हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वो किससे संबंधित है ये पता होना चाहिए, परंतु क्या डिटेल में कितना पढ़ सकते हैं उसकी एक लिमिट होती है। हालांकि महाराष्ट्र चर्चा में बहुत था, अभी रिसेंटली पूछा गया है।
अब इसमें ये देखो, आप अगर यहां पढ़ते हैं तो सर ठीक है, संविधान का 106वां संशोधन है, वो महिलाओं के लिए आरक्षण की बात करता है, परंतु वो केवल लोकसभा में करता है, राज्यसभा के अंदर नहीं करता है। कहां करता है? राज्यसभा के अंदर। तो राज्यसभा के अंदर नहीं होता है चुनाव, तो राज्यसभा के लिए नहीं है, तो बस कट हो गई सर। तो ये स्टेटमेंट आपका पहला क्या होगी सर? गलत। लेकिन यहां क्या बोला है, दिए गए कोड का उत्तर चुनिए, पहला गलत है सर, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब बचा इन दोनों में से, यानी कि 3 तो है, केवल 2 को चेक कर लो भाई। बी ऑप्शन क्या बोला? 2 और 3 सही है, और डी बोला केवल 3 सही है। तो अपने को मालूम चल गया सर 3 तो सही है ही है। ये 3 तब गारंटी से कह सकते हो जब पहले स्टेटमेंट के अंदर आप श्योर हो। पूरे प्रश्न में श्योर होने की बात नहीं करी, सिर्फ एक स्टेटमेंट में आप श्योर हो। अब सर 2 को चेक करना जरूरी है, 3 तो लगभग सही लिख रहा है। क्यों लग रहा है सर? उत्तर सही लग रहा है, हमने प्रश्न पढ़ा ही नहीं। अब देखते हैं 2 नंबर स्टेटमेंट। राज्य की विधानसभाओं और विधान परिषदों में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का उपबंध है। तो सर है, बिल्कुल। ना सिर्फ इसने लोकसभा की बात करी, बल्कि इसने राज्यों के लिए विधानसभाओं के अंदर भी महिलाओं के आरक्षण की बात करी है। 33% रिजर्वेशन की बात करता है, लेकिन हमने कहीं भी ये नहीं पढ़ा कि सर विधान परिषद में इस प्रकार की बात करता है। तो विधान परिषद में महिलाओं के आरक्षण की बात हमें तो नहीं मिली इसमें। तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। तो दूसरा गलत है, तो हमने मालूम चल गया ये भी गलत हो गया, बचा आपका आंसर सही। अब तीसरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं ऐसे ही। अब आपको एग्जाम में इतना ही करना है, क्योंकि हमारा एक उद्देश्य और है कि हमें समय भी बचाना है। क्योंकि आपने इस प्रश्न को कितना बढ़िया तरीके से किया, ये आपकी डेस्टिनी तय नहीं करेगी। आपकी डेस्टिनी तय करेगी कि उन 100 प्रश्नों में समय बचा बचा करके कितने प्रश्नों को आपने सही ढंग से किया है। ये समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए यहां पर हम अब नहीं पढ़े, लेकिन ऐसे ही पढ़ लेते हैं। यहां क्या लिखा है? पंचायतों के अंदर महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण के लिए उपबंध है। हो सकता ना हो। क्यों? क्या आपने उसके अंदर पढ़ा है कि पंचायत के लिए आरक्षण है? हालांकि है, उसके अंदर बात किया है, उपबंध है उसके अंदर। लेकिन जनरली अगर आपने 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहीं बात करते हैं तो उसमें यही आता है कि पहले हम कोशिश करेंगे कि लोकसभा विधानसभाओं के अंदर आरक्षण दें, उसके बाद धीरे धीरे पंचायती राज के अंदर हम बात करेंगे। तो इस प्रकार का प्रश्न अगर आप डायरेक्ट थर्ड स्टेटमेंट जाएंगे तो आपसे शायद सही नहीं समझे, क्योंकि कोई बोलेगा सर पंचायतों में तो ऑलरेडी आरक्षण दे रखा है, तो ये क्यों बात करेगा। लेकिन हालांकि इसने बात कर रखी है और इसने आपसे कोई डिटेल में नहीं पूछा, तो इस प्रश्न को हम ऐसे कर सकते हैं। समझे आप? तो ये चीजें आपको समझने की जरूरत है कि प्रश्न पॉलिटी में किस लेवल के आते हैं। इसी प्रकार के आपके आएंगे। टॉपिक कोई दूसरा हो सकता है, इलेक्शन का प्रोसेस हो सकता है, राष्ट्रपति के बारे में कुछ पूछ सकते हैं, लोकसभा का जो स्पीकर है उनको हटाने की बात की, उनके बारे में पूछा जा सकता है। अभी आपने रिसेंटली देखा हमारे जो उपराष्ट्रपति थे पहले वाले, उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बारे में बात हो सकती है। अभी देखा आपने आर्टिकल 143 की बात हुई थी, मणिपुर के अंदर हमारा जो आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन लगाया गया, जिसको लगाने का आधार आर्टिकल 355 और 365 के अंदर है। तो ये जो प्रश्न है वो कहीं से बन के आ सकते हैं, किसी भी रूप में आ सकते हैं। परंतु आपको अब क्या करना है, आपको जो आपने पढ़ा वो सब सही है, ये मान के चलें, अपने कॉन्फिडेंस को लेके चलें। एग्जाम के अंदर एक तरीका कैसा होना चाहिए सॉल्व का, वो उद्देश्य है कि आपको उस बात को समझाऊं, ताकि 2 दिन आप इन चीजों को रिटेन रखें और एग्जाम में बेटर तरीके से आप प्रश्नों को हल करके आए। इसके लिए आपको खुद को और 100 सवालों के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जो 100 क्वेश्चन हैं, 100 क्वेश्चन को किसको कैसे करना चाहिए, कौन से क्वेश्चन को समय देना चाहिए, ये स्ट्रेटजी हर एक स्टूडेंट को अभी अपने खुद के लेवल से कम 30 मिनट 35 मिनट आज या कल या परसों में आपको रख करके अपने ऊपर अप्लाई करनी चाहिए। देखना चाहिए कि मैं किस रणनीति से चलूंगा, और अगर आपके सामने कोई पोर्शन आ गया तो मुझे पहला पोर्शन कौन सा करना है बाद में। कई बार स्टूडेंट से गलती होती है, वो चार्ट दिखाता हूं आपसे, गलती क्या होती है। गलती ये होती है, कुछ लोग क्या करते हैं, मैथ को फर्स्ट में करते हैं, कुछ लास्ट में करते हैं। अब मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर इसको आप लास्ट में करोगे तो होता क्या है कि लास्ट के अंदर आपके पास समय होता है कम। जब समय कम होता है तो इंसान पे आता है प्रेशर, और जब आप समझो कि जब आपके ऊपर प्रेशर आएगा तो आपका दिमाग जो है बेस्ट तरीके से काम नहीं कर सकता। बहुत कम लोग होते हैं विराट कोहली के जैसे, जिनका जब सेकंड इनिंग खेलते हैं तो वो उस टाइम चेजिंग के अंदर बहुत बेटर परफॉर्म करते हैं। तो जब उनके ऊपर प्रेशर आता है तो विराट कोहली की परफॉर्मेंस बहुत शानदार होती है, लेकिन आम जीवन के अंदर बहुत कम लोगों की होती है। मैथ और रीजनिंग में शायद विराट कोहली भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए जितना वो क्रिकेट के ग्राउंड में करते हैं। तो इन चीजों को आपको समझना होगा कि मैथ और रीजनिंग को सबसे लास्ट नहीं रख सकते। अगर आपको अटेंड करना है तब भी, और चाहे नहीं करना है तब भी। अगर जिनको आती है वो फर्स्ट में कर सकते हैं, सेकंड में, थर्ड में, कभी भी कर सकते हैं। जिनको नहीं आती है तो उनको एटलीस्ट लास्ट के आधे घंटे से पहले अपने मैथ और रीजनिंग के सवाल को हाथ लगाना चाहिए। और ये आप तभी कर सकोगे जब आप अपने इन 100 सवालों को सही ढंग से एलोकेट करें कि मुझे किस प्रकार से इनको 20 के ब्रैकेट में बांटना है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने पेपर को इन 1, 2, 3, 4, 5 भागों में तोड़ सकते हो। इसके अलावा ये भी ऑप्शन हो सकता है आप 4 भागों में तोड़ो, और फिर
जब एक भाग के अंदर मान लो आपके टोटल सवाल कितने हैं, 20 है, तो इन 20 सवालों को करने के लिए आपको कोशिश करनी है कि 15 मिनट ही खर्च करूं। कितने? एक्सेप्ट मैथ के सवाल हो गए, रीजनिंग के हो गए, इंडियन पॉलिटी हो गए, तो इनको आपको कितना खर्च करना है? 15 मिनट ही खर्च करना है। तो इस प्रकार से क्या होगा, आप सेकंड राउंड में जा सकते हो, थर्ड राउंड में जा सकते हो। वरना होता क्या, कई स्टूडेंट के साथ ये होता है कि सर पता नहीं लोगों को टाइम कैसे मिलता है सर, मेरा तो एक ही राउंड कंप्लीट नहीं हुआ, लास्ट के 3-4 सवाल छूट गए। और याद रखना, ये रेस कंपटीशन की है, हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं, और अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है और आपसे छूट भी गया तब भी आपका लॉस है, और अगर आप मान लीजिए उसमें हड़बड़ी में आपने कोई गलत कर दिया तब और बड़ा लॉस है, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। जो क्वेश्चन आप सही कर सकते थे तो 2 मार्क्स ऐसे पीछे रह गए, और गलती से आपने गलत कर दिया तो जो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है 0.67 मार्क्स आपके और चले गए। तो लगभग 2 क्वेश्चन आपको 505 मार्क्स की चोट लगा सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत बड़ी चोट होती है एग्जाम के टाइम। तो 5.5 मार्क्स को 2 क्वेश्चन के माध्यम से नहीं करना है, क्योंकि आप जब लास्ट में रिजल्ट देखोगे उस दिन आपको रियलाइज होगा, ओहो अगर वो काश मैंने वो सवाल सही किया था तो मैं आज मेरिट में होता, मेरा फाइनल सिलेक्शन होता, मेरा रिटर्न क्लियर होता। ऐसी गलतियां ना हो, इन चीजों को समझना है, उसके ऊपर काम करना है। इसीलिए यह मैं आपको बात बता रहा हूं। अब ये सबकी पावर होती है कि सर मुझे ब्रैकेट्स कितना बनाना है और उस ब्रैकेट को टाइम कितना देना है। अगर किसी को लगता है ये जो पॉलिटी के सवाल है टफ है, आप अपने ऊपर लो ना, आप दूसरा कोई सवाल उठा लो, उस सवाल को हल करो, आप 10 सवाल हल करो। कम से कम एक काम कीजिए, आपके पास बहुत सिंपल तरीका है, आप कोई एक पेपर लें, पेपर ले करके आप किसी भी सब्जेक्ट का उसमें से आप 15 सवाल हल करो। उस 15 सवाल के अंदर आपको 10 से 12 मिनट ही लगेंगे, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं आपको गारंटी से बोलता हूं, अगर आपने पढ़ा है तो आपको इतना ही टाइम लगेगा। प्रॉब्लम क्या होती है कि हम ये पेपर से पहले प्लानिंग नहीं करते हैं, पेपर देने के समय इसको अप्लाई नहीं करते हैं, इसलिए थोड़ी सी हड़बड़ होती है। जब आपने अपने अध्ययन के लिए 6 महीना, 7 महीना, 1 महीना, 4 महीना समय दिया, तो जिस समय आपका मेन रण है, मेन परीक्षा है, उस समय उसके बारे में सोचना आवश्यक है, उसके बारे में आपको कंटूर मेहनत करके उन चीजों को लिखना आवश्यक है, वो प्लान को एग्जीक्यूट करना जरूर। और याद रखना, वेल प्रिपेयर्ड ऑलवेज वन द वार, इसलिए आपको तैयार होके ही जाना है। अगर पहले से दिमाग में होगा, क्योंकि पेपर में 100 सवाल है, पैटर्न फिक्स है, आरपीएससी किस प्रकार के पेपर सब कुछ आपने देख रखा है ऑलरेडी। आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जिन लोगों ने, जो हमसे जुड़े हुए थे, उन लोगों को तो ऑलरेडी इतने सारे पेपर सॉल्व किए हैं, आपको आइडिया है। मेरा निवेदन ये है कि आप उस कॉन्फिडेंस को कैरी फॉरवर्ड करें और एग्जाम में जाकर के एक ये मान के चलें कि ये मेरे लिए एक और प्रैक्टिस सेशन है जिसको मैंने बेहतर तरीके से हल करने का प्रयास करना है, और वो चीज है जो आपको रेस में आगे लेके जाएगी। दूसरा, अब जो मेन थीम थी, मेरा बताने का उद्देश्य था, इसमें किस प्रकार से किस किस सब्जेक्ट को आप अटेंड कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी जरूरी है। देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए, आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन, चाहे क्वेश्चन आज हम ये बात नहीं कर रहे कितने क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ये होता है प्रिपरेशन से पहले की बात, और जो सीरियस कैंडिडेट होता है वो किसी भी पोर्शन को छोड़ के नहीं जाता है, वो सारे पोर्शन करता है, जैसा कि हमने किया है और ये हमारे स्टूडेंट से जानते हैं। तो यहाँ पर आपको आर्ट एंड कल्चर में स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें मिलेगी, अगर आपको आता है तो ओके, नहीं आता तो अपना समय खराब नहीं करना है और आगे बढ़ना है। तो ये वाले क्वेश्चन सीधे होते हैं, इसमें ज्यादा वो नहीं। हालांकि क्या है, अब स्टेटमेंट्स आने लग गए, तो स्टेटमेंट में क्या है कि एक ही क्वेश्चन के अंदर वो एक तरह से 2-3 क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, और वो स्टेटमेंट इसलिए देते हैं कि कहीं ना कहीं वो आपकी रीजनिंग, आपकी एनालिटिकल, आपकी एबिलिटी को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपकी रीजनिंग और आपकी एबिलिटी अच्छी होगी, एनालिटिकल स्किल्स होगी, तो आप उनमें से कौन सा सही है, नहीं, हर प्रश्न में एक रीजनिंग ही तो है कि सर आपको 3 स्टेटमेंट दे दिए, तीनों स्टेटमेंट आपके उत्तर मालूम है, लेकिन इनको आप उसके बाद चेक करो कि पहला या दूसरा सही है, इनमें से 3 सही है, इनमें से 2 सही है। तो वो सब चीजें आपकी रीजनिंग एबिलिटी को चेक करने का ही तरीका है। तो पेपर के हर सवाल के अंदर आपकी रीजनिंग चेक होती है। तो इनमें आपको, अब ये पेपर खुद आपका रीजनिंग है, आप कैसे अपने समय को डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो इन चीजों को बहुत तरीके से करना है। अब दूसरा पेपर आ गया सर इंडियन हिस्ट्री, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आते हैं इंडियन हिस्ट्री से। अगर ऐसी घटनाएं जो आपको पता है, जानकारी में है, इसकी क्रोनोलॉजी अगर आपको ढंग से पता है कि सर जो हमारे सिलेबस के अंदर जो पोर्शन है 1857 के बाद का लेकर के 19वीं और 20वीं शताब्दी का, आजादी के बाद और आजादी के बाद भी, आजादी तक, आजादी के बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का, तो वो जो क्रम अगर आपको ढंग से पता है कि कौन सी घटनाएं पहले हुई। हम कई बार बात करते हैं कि जैसे 1905 के अंदर स्वदेशी का आंदोलन हुआ, लेकिन जो 1905 में स्वदेशी का आंदोलन हुआ, उसके बाद, उसके पहले कौन सी घटनाएं क्रमानुरूप से हुई, आपको वो दे देगा कि निम्नलिखित में से घटनाओं को क्रमानुसार करो, या फिर आपको दे देगा भाई खिलाफत कब हुआ, खिलाफत के आसपास हमारा रॉलेट एक्ट आया था, रॉलेट एक्ट के आसपास जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसी समय वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, उसी के बाद हमने कहीं ना कहीं खिलाफत के साथ असहयोग आंदोलन चलाया। तो वो जो चीजें हैं, और उस असहयोग आंदोलन के गांधी जी के वापस लेने के बाद बहुत सारे ऐसे कांग्रेस के अंदर लीडर्स थे जिन्होंने बोला नहीं, हमें लगता है कि हमें सरकार के साथ वापस मिल के काम करना चाहिए, उनका विरोध नहीं करना चाहिए।
इसीलिए हमारे पास हमने देखा कि जो हमारे ये मोतीलाल नेहरू जी है, चित्तरंजन दास है, इन लोगों ने नई पार्टियां बनाई। तो वो एक क्रम होता है कि किस पार्टी का गठन कब हुआ। अगर आप पहले 1905 के आसपास बात करोगे, उसी वक्त आपको 1905 के अंदर स्वदेशी आंदोलन मिल रहा है, 1906 के अंदर मुस्लिम लीग की स्थापना हो रही है, 1907 के अंदर कांग्रेस बट रही है, उसी 1909 के अंदर आपके लिए मॉडलो मिंटो के रिफॉर्म्स आ रहे हैं। आप चीजों को समझो। 1911 के अंदर आपकी कैपिटल शिफ्ट हो रही है, कहां से? कोलकाता से दिल्ली। और उसी समय वो जो जज आ रहा है उसके ऊपर अटैक हो रहे हैं। उसके अलावा जो किंग फोर्ट था उसके ऊपर अटैक हुआ। और ना सिर्फ ये, बल्कि आप ये भी देखो, उसी समय 1912 के अंदर जो बंगाल का विभाजन किया गया था 1905 में, उसको कैंसिल किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है, और हाथों हाथ कंडीशंस खराब होती है। कामाटोगारो वाला इंसिडेंट होता है, और उसके बाद आपके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है 1914 के अंदर। और जहां पर गांधी जी के द्वारा सपोर्ट किया जाता है अंग्रेजों को, इसीलिए उनको केशर हिंद की उपाधि दी जाती है। आप समझ रहे हो? तो ये चीजें दिखाती है कि कहीं ना कहीं क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, और इस क्रोनोलॉजी के बेस से आपके मॉडर्न हिस्ट्री सवाल बनते हैं। तो ये चीजें हैं, ये अगर आपको आता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो बहुत बढ़िया से आप कर लोगे, यहां भी आपका समय वेस्ट नहीं होगा। दूसरा क्या है सर? भारत और विश्व का भूगोल। विश्व के भूगोल में सर नई नई लोकेशंस, कुछ विश्व के अंदर द्वंद्व चल रहे हैं, लड़ाइयां चल रही है, लोकेशंस है, कुछ इन्वायरमेंट के रूप से कुछ झीलें हैं उनके बारे में बात करती है, कुछ नदियों की चर्चाएं चल रही है, आपके कुछ जो इंटरनेशनल वाटरवेज हैं उनकी बात हो सकती है। तो ये चीजें अगर आपको आती है तो कर लोगे, नहीं आती उसमें कोई। इंडियन ज्योग्राफी के अंदर कुछ एप्लीकेशन बेस्ड सवाल आ सकते हैं, जैसे वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट में कोई फर्क पूछ लिया आपसे, हिमालय के अंदर कुछ आपसे कोई ऐसी चीज पूछ ली, या फिर हमारा जो भौगोलिक विभाजन है भारत का, उसके अंदर से कोई बात पूछ ले। और अदरवाइज क्या कर सकता है, आपसे सिंपल सवाल पूछ सकता है कि हाँ, ये प्लेट्यूज है, उसको उत्तर से दक्षिण की तरफ, पूर्व से पश्चिम की तरफ, इनके निर्माण की घटनाओं के आधार पर इन सब का आप एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सेट करो। तो ये जो इंडियन ज्योग्राफी है, वहां थोड़ा समय दे सकते हो आप, लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी बहुत सिंपल है। फिर आया सर राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल बहुत इंटरेस्ट होता है, बहुत फैक्चुअल है आपसे, और हमारे कई बार इंडस्ट्री पूछ लेते हैं, कई बार आपसे रिवर्स के बारे में पूछ लेते हैं, कई प्रोजेक्ट के बारे में पूछ लेते हैं, एनर्जी के बारे में पूछते हैं, ऊर्जा। तो ये चीजें बहुत फैक्चुअल है, तो इनके बारे में जनरली आपने अगर इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा है वो भी आपकी हेल्प करता है, और राजस्थान की पॉलिटी अगर बेसिक आपने कंसेप्ट ढंग से पढ़े तो ये भी बहुत कम समय लेता है। इंडियन पॉलिटी, इसको मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन के माध्यम से बताने का प्रयास भी किया। अब ये ज्ञान देने का समय नहीं है, ये आपकी स्किल्स को यूज करने का, बेस्ट कैसे यूज करें, उसमें हम कैसे हेल्प करते हैं वो बताने का है। तो इसको आप हाईलाइट रखें कि मुझे इस पर ध्यान देना है। राजस्थान की पॉलिटी बहुत फैक्चुअल आती है। आगे हमने देखा है पिछले 2 ट्रेंड से अगर कुछ बदलाव होता है, तब भी इसके अंदर बहुत कुछ ऐसा है नहीं कि वो आपसे एनालिटिकल सवाल पूछ लें। लेकिन विधानसभा की प्रक्रियाएं, गवर्नर का रोल, मुख्यमंत्री का रोल, मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद, इन चीजों के अंदर कहीं ना कहीं आपसे सवालों को घुमाया जा सकता है। तो उसके अंदर थोड़ा समय लग ले, ये तब लगेगा जब पैटर्न बदलेगा। अदरवाइज राजस्थान की जो पॉलिटी है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, समय नहीं खाती। फिर आ गया सर इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के अंदर 2 से 3 सवाल ऐसे होंगे जिनको आपको समय देना है। एक आता है महंगाई वाला, कि सर मान लीजिए कि अर्थव्यवस्था के अंदर सर बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ गई है, सरकार या फिर आरबीआई, दोनों से अलग अलग दोनों का रोल है, वो उस महंगाई को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। अगर इस प्रकार कोई प्रश्न आता है तो फिर आपको लॉजिकली वहां थोड़ा समय देना है। अगर मान लीजिए कोई सवाल सिंपल पूछ लिया कि ऐसा है कि महंगाई बहुत ज्यादा है, आज के टाइम में महंगाई हो रही है क्योंकि हमारे जो तेल आयात हो रहा है, जो गैस आयात हो रही है, उसकी संख्या में कटौती हुई है, उसके लिए पैसे ज्यादा पे करने पड़े, तो ना तो सप्लाई एडिक्वेट है और पैसा भी ज्यादा पे करना पड़ रहा है। बीच में आपने देखा होगा जो हमारा क्रूड ऑयल है उसकी कीमत $100 के प्रति बैरल के ऊपर चली गई, तो ये भारत के लिए बहुत गंभीर समस्या थी। अब ऐसी स्थिति मान लो आपसे पूछे कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है, सरकार क्या प्रयास करे कि निम्नलिखित में से कौन से प्रयास हैं जिसके आधार पे इन्फ्लेशन को जो है कंट्रोल किया जा सकता है। तो क्या करना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, महंगाई को कंट्रोल करना है, तो आपको जनता के हाथ से पैसे लेने पड़ेंगे, जनता से पैसे लेकर के बैंक में रखने पड़ेंगे। आरबीआई ऐसे कार्य कर सकती है, तो आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई जो भी उसकी बेंच रेट्स हैं, चाहे वो रेपो रेट है, चाहे वो आपकी रिवर्स रेपो रेट है, चाहे आपका वो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, चाहे आपका और भी किसी प्रकार का रेट है, सीआरआर है, कैश रिजर्व रेशियो है, एसएलआर है, इनकी दरों को अगर बढ़ाता है, इन दरों को जैसे ही बढ़ेगा तो लोगों के पास पैसा कम पहुंचेगा। अगर लोन महंगे हो गए तो हम और आप लोन लेने जाएंगे, नहीं लेने जाएंगे, तो हम ऑटोमेटिक जब कम लोन लेंगे तो हमारे पास पैसा कम होगा खर्च करने, जब हमारे पास पैसा कम होगा तो मार्केट में डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो ऑटोमेटिकली महंगाई कम होगी। तो ये चीज कहीं ना कहीं दिखाती है, इस प्रकार का प्रश्न पक्का आता है। ठीक है, तो ये वाला प्रश्न हो गया एक, इसके ऊपर ढंग से ध्यान देना है। या ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में कुछ पूछ ले, वो भी एक एनालिटिकल सवाल होता है, इन प्रश्नों को ध्यान देना है। वरना आपका जो इंडियन इकोनॉमी में इंडियन इकोनॉमिक सर्वे है या भारत का बजट है, उनमें से कोई प्रश्न आएगा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है,
सीधी सीधी जानकारी पूछी जा सकती है, तो वहां आप अपना बहुत बेस्ट कर सकते हैं। इवन गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, उसमें भी बहुत ज्यादा सोचने की जानकारी नहीं होती है। अगर आपको आता है तो आप कर लोगे, नहीं आता है तो फिर कंफ्यूज हो गए या आप सवाल नहीं कर पाओगे। फिर पूछा सर राजस्थान की इकोनॉमी, तो राजस्थान की इकोनॉमी आप जानते हैं, अगर आपने ढंग से इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा है राजस्थान का और उसको सही ढंग से समझा है, स्पेशली एग्रीकल्चर वाला चैप्टर है आपका, इंडस्ट्री का चैप्टर है आपका, सर्विस सेक्टर है, फिर आपके पीपीपी वाले प्रोजेक्ट्स हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाले, तो अगर ये ढंग से, और चैप्टर नंबर 13 इस बार बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसके अंदर हमारी पूरी इकोनॉमी का स्टेटस दे रखा है, फिस्कल को कैसे मैनेज कर रहे हैं। और याद रखिएगा इस इंडियन इकोनॉमी में यहाँ पर आपको फिस्कल मैनेजमेंट पे पक्का सवाल आएगा कि सर राजकोषीय घाटा ऐसा है तो कैसे मैनेज करें, क्या होगा, इतने रुपए राजकोषीय घाटा, तो क्योंकि पिछली बार एक प्रश्न पूछा गया अच्छे लेवल का, तो हो सकता है पूछ ले, वहां आपको समय देना है। अदरवाइज राजस्थान की जो इकोनॉमी है उसके अंदर भी आपसे ज्यादा टाइम नहीं मांगता है। अब आया सर साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक मोस्टली किससे आता है, लेटेस्ट डाटा पूछा जाता है। बेसिक साइंस की मैं यहाँ बात नहीं करूंगा क्योंकि बेसिक साइंस बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन आपके सिलेबस में एक लाइन लिख रखी है एवरीडे साइंस, तो एवरीडे साइंस को कॉमन सेंस से भी किया जा सकता है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी किया जाता है, और जो आपने पढ़ा है डिजीज है, रोग है, तो उन चीजों के बारे में, पोषण है, न्यूट्रिशन है, हेल्थ है, ह्यूमन हेल्थ है, वो सारे इंपॉर्टेंट है। फिर रोग हो गए, चाहे बैक्टीरिया से हो, फंगाई से हो, प्रोटोजोआ से हो, तो वो चीजें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अगर वो आते हैं तो आप कर सकते हैं। साइंस एंड टेक के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक मेजर रोल, डिफेंस एक मेजर रोल है, स्पेस का मेजर रोल है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वहां पर आप गलती ना करें। अगर आपको आता है, जैसे आपने तैयारी की है, उसके हिसाब से आप आसानी से अटेंड कर सकते हैं, इसको आपको ढंग से ध्यान रखना है। मैथ और रीजनिंग बहुत लिमिटेड चैप्टर्स हैं, आप जो लोग अभी भी मैथ की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो कंटिन्यू करते जाएं। एग्जाम वाले दिन ऐसा होना चाहिए कि सर मैं आज ही प्रैक्टिस कर रहा था और कल मैंने जाकर डिलीवर किया है, तो वो इंपॉर्टेंट चीज है जो मैथ और रीजनिंग में आपको हेल्प करती है। करंट अफेयर स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर आपको आता है तो आप 100% उसको तुरंत इमीडिएटली सही कर सकते हो, नहीं आता तो नहीं। तो यहाँ समय कौन मांगेगा आपसे, नंबर 1 जैसा मैंने बताया आपसे इंडियन पॉलिटी, नंबर 2 थोड़ा सा इंडियन इकोनॉमी, नंबर 3 मैथ और रीजनिंग, इनके लिए समय चाहिए। तो इस 100 प्रश्नों को एक सही तरीके से टाइम में बांट के आपको अटेंड करना है, ये होगा। दूसरा, इसके साथ एक मेरा आपसे और इंपॉर्टेंट निवेदन था, वो होता है एग्जाम का प्रेशर। कहना क्या चाहता हूं मैं एग्जाम के प्रेशर के बारे में, कई बार क्या होता है कि हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं, पेपर सॉल्व करते करते स्टार्टिंग के अंदर इतने क्वेश्चंस आ गए, जैसे 10 क्वेश्चन आ गए सर। अब पेपर के कई सेट्स होते हैं, आपका कौन सा सेट आएगा, कौन सा पोर्शन आएगा हम नहीं जानते, लेकिन ये कहीं ना कहीं जो आरबीएससी एक संस्था है उसको एक साइंटिफिक तरीके से अपना पेपर जो सेट करने का उनको टाइम भी मिलता है और उनका मानस भी होता है कि विद्यार्थी के ऊपर प्रेशर भी आना चाहिए। तो जनरली ऐसा होता है कि स्टार्टिंग के प्रश्न होते हैं उसका लेवल थोड़ा सा आपको टफ मिले, तो आप स्विच कर सकते हो, आप क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट कर लो। आपने अगर 5 भागों में बांट रखा है जैसे हमने बात करी थी, तो आप उनमें से आप पहले के बजाय सीधा आप क्वेश्चन नंबर 21 पे जंप कर लो, समझे आप? तो ये भी एक तरीका होता है। अदरवाइज आपके अंदर अगर एबिलिटी है कि सर नहीं मैं जानता हूं 100 सवाल है, कुछ प्रश्न तो टफ आएंगे, बेसिक सी बात है, पर मैं उनसे डरूंगा नहीं, तो आप पहले प्रश्न से स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस स्थिति में आपको किसी प्रकार से 10 सवाल भी टफ मिल जाए, 10 सवालों के आपको उत्तरना है, तब भी आपको परेशान नहीं होना। क्यों? क्योंकि उसके बाद भी 90% क्वेश्चन बाकी है, और आपको अगर सिलेक्शन होना है, फाइनल मेरिट में आना है, तो आपको बेस्ट अगर 70, 75%, 80% भी कर लेंगे तो बहुत अचीवेबल है, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिल सकता है। तो इसलिए स्टार्टिंग के प्रश्नों को देख के हड़बड़ाना नहीं है। ये चीजें मुख्य हैं, जिन बातों को आपको समझना है, इन चीजों से कहीं ना कहीं आपके करियर में एग्जाम को बेस्ट करने में आपको हमारी तरफ से अच्छी हेल्प मिलेगी। लास्टली मैं आपको बेस्ट ऑफ लक विश करता हूं, और किसी को किसी प्रकार का डाउट है तो वो आप बात कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और बेस्ट विशेष सेंटर्स आ रखे हैं, ज्यादा परेशान नहीं होना है, एग्जाम बहुत ही फेयर तरीके से हो रहे हैं, प्रशासन के ऊपर भी प्रेशर है, हम स्टूडेंट्स भी बहुत सारे अवेयर हैं, तो इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि बिना किसी प्रियोरिटाइज के अपने प्रिपरेशन को सही ढंग से लेके अपने मेहनत के बलबूते पे एग्जाम सेंटर में जाएं, यहाँ वहां बगल में ना झाकें और अपना बेस्ट दें। और आपके पास कुछ समय होता है एक पेपर से दूसरे पेपर के बीच में, आपके पास कुछ भी छोटा मोटा आपने जो कंटेंट पढ़ा है उसको रिवीजन करें, फ्री माइंड से रहें। फर्स्ट पेपर खत्म होने के बाद किसी भी सूरत में फर्स्ट पेपर के बारे में डिस्कस ना करें, सेकंड पेपर के बारे में सोचें। और कोई भी विद्यार्थी ऐसा ना सोचे कि मेरा हिंदी का पेपर अच्छा नहीं हुआ तो मैं सेकंड पेपर को क्यों दूं, या सेकंड पेपर में पहले पेपर का असर लेके बैठे। नहीं, कई बार पेपर बहुत टफ आते हैं, ऐसा देखा गया है। पिछले 1 साल के अंदर जिन लोगों के 40% प्लस मार्क आए हैं उनका लगभग हर किसी एग्जाम में सिलेक्शन हुआ है। तो मेरी आपसे विनती है, इन चीजों को ध्यान में रखें और अपना बेस्ट दें, इससे आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा, आपका ध्येय उद्देश्य प्राप्त होगा।
टीम मैंडेरिन परिवार आप सभी को इस एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है और आपके सफल भविष्य की हम कामनाएं करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।